हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम करने वाले स्ट्रिक्टली फॉर मेंस नीट एंड एडवांस टाइप क्वेश्चंस। एडवांस टाइप ये हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि एडवांस में थोड़े हाई लेवल पूछे जाते हैं। तो एडवांस के टाइप का ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इससे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैच होने के एग्जैक्ट नहीं, मतलब उस लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन सारे उस टाइप के नहीं है। बट स्ट्रिक्टली फॉर मेंस एंड नीट तो है ही, बोर्ड्स लेवल का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ, तो इस लेक्चर को मत ही देखो, तो फ़ायदा में रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि आज के जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली 1 नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में आपको दूंगा, आपको वो खुद से सॉल्व करके लाना है। अगर नहीं होते तो मैं अगले लेक्चर में इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन बाय 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कैथोड ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमसे पूछ रहा है कि हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं प्रोड्यूस्ड बाय 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 10 और कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पे रिलीज होंगे। यानी कि आप कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैथोड में ये रिएक्शन हो रहा है। कैथोड में अगर रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो H2 गैस जो है कैथोड में यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब H2 का रिडक्शन होकर ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो H2 रिडक्शन होकर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब H2 जो है H प्लस से ज़रूर H2 बन रहा होगा। 2 टाइम्स H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो H2 बन रहा होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये इस टाइप की कुछ रिएक्शन हो रही है जिसमें 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं और हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड निकालना है। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है यार? इसमें कोई डेटा तो कुछ खास दिए हुए है नहीं, सिर्फ 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए और पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। भाई कैसे निकाले? जिन्होंने हमारे सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उन्हें ज़रूर थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा यार, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोल्स ऑफ एलिमेंट जैसा कुछ फॉर्मूला तो बताया था, जो बोला था कि डिराइव करके हम लाए हैं और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको एक बार कंफ्यूज कर ले। जी हाँ, ये वही फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ एलिमेंट इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने आपको डिराइव कराया था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहीं पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव आपसे करवाया था। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ एलिमेंट इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितने? 10 मोल्स। और हमसे पूछा गया है क्या? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप जानते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 1 है भाई, 1 है। 1 मोल ऑफ H प्लस अगर लेंगे तो हाफ H2 बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन फैक्टर कितना है? 1 है। अगर आप 1 बोल रहे हैं तो यहीं पे आप चकमा खा गए भाई। आप रेडॉक्स रिएक्शन फिर से जाके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए। इसलिए क्योंकि देखिए H प्लस की बात करें तो H प्लस के हमारे पास यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा। H प्लस के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि H प्लस जो है एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन H2 गैस में तो 2 मोल्स ऑफ H है ना, 2 मोल्स ऑफ H है, तो 1 मोल ऑफ H2 बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। इसलिए हमारा यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 एन फैक्टर हो गया इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमारे पास लिबरेट होगा। यानी कि 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी। यही था हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप में से बहुत कम ही जन का बन सकता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है। व्हेन A इज फिल्ड इन अ सेल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम in same conduction cell resistance of B is 100 ohm. Now a mixture having A and B in ratio 1:1 by volume in same cell, find resistance of the mixture. आपसे क्या कहा जा रहा है कि A एक इलेक्ट्रोलाइट है और B सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम A को किसी सेल में फिल कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम आ रहा है, और जब हम B को उसी सेल में अगर हम वापस से फिल करें, बी एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, ए दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, ए को जब फिल करें तो उसका रेजिस्टेंस सेल का 100 ओम आ रहा है, और बी का भी रेजिस्टेंस अलग से जब हम भरे उसी सेल में तो उसका भी रेजिस्टेंस 100 ओम आ रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि उसी खाली सेल में हम क्या करें? आधा वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम ए भर रहे हैं और हाफ वॉल्यूम ऑफ बी भर रहे हैं। हाफ वॉल्यूम ऑफ ए फिल कर रहे हैं, हाफ वॉल्यूम ऑफ बी फिल कर रहे हैं।
आप एक बार फिगर देखिए तो आपको समझ आएगा। आपसे कहा गया कि ए का हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहते हैं उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसी तरह बी का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे उसी सेल में तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब हमसे पूछा है कि 1:1 रेशियो यानी कि हाफ वॉल्यूम ऑफ ए अगर हम भर रहे हैं और हाफ वॉल्यूम ऑफ बी अगर हम भर रहे हैं तो उसका जो मिक्सचर आया इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको सबसे पहली बात एक बात आपको बता दें, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हाफ हो जाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ आयंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी कि नंबर ऑफ आयंस अगर हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा। ये कैसे आया, आपके पास जो फॉर्मूला था लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी था ना, तो मोलैरिटी में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है n यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा है और कप्पा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आ गया ना। इसी रिलेशन को यहाँ पे हमने लिखा है कि जब हमने नंबर ऑफ आयंस जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जब हम नंबर ऑफ आयंस हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पहले ए था तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, अब बी था तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था। अब हमने क्या किया, 1:1 रेशियो यानी हाफ भर दिया है। अब जानते हैं कि ए का पहले रेजिस्टेंस 100 था, अब हमने दोनों को हाफ भरा है तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ ए क्या हो गया इस मिक्सचर में, कितने, हाफ है इन कंपेरिजन टू दिस। पहला इसका जो ये जो मिक्सचर है उसमें नंबर ऑफ आयंस ऑफ ए इज हाफ टू द आयंस ऑफ दिस मिक्सचर, दिस सॉल्यूशन। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ए का जो इस सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस होगा, ए कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, 100 ओम का प्रोवाइड करेगा। और बी जो है इस सॉल्यूशन में इसी तरह बी का पहले रेजिस्टेंस था 100 ओम, सॉरी यहाँ पे 200 होगा ना, देखिए 200 होगा। पहले ए का रेजिस्टेंस 100 ओम था, अब हमने क्या किया, इसके हाफ आयंस हमने इसमें सॉल्यूशन में डाले। तो यहाँ पे जो ए का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 200 होगा। ए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस मिक्सचर में वो कितना प्रोवाइड करेगा, 200 का प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ए के जो नंबर ऑफ आयंस है वो हाफ हो गए। इसी तरह बी का पहले रेजिस्टेंस 100 ओम था और अब हमने मिक्सचर में डाल दिया है तो बी का नंबर ऑफ आयंस हाफ हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस भी अब R से 100 से डबल होकर 200 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी जो है 200 एंड 200 हो गए। आप देख सकते हैं कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहा गया है, यानी सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है या फिर आपके पास ये इमल्शन है या क्या है वो नहीं गिवन है, तो आप इसे इमल्शन एज इमल्शन लेके चले तो उसके हिसाब से ए और बी का जो सॉल्यूशन बना वो एक पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन है, एक पैरेलल टाइप का कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो 1/R इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा 1/RA प्लस 1/RB होगा, ठीक है। तो 1/RA यानी 1/200 प्लस 1/200 होगा, तो हमारे पास फाइनली R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि पहले जब हम ए को ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसी तरह हम उसी सेल में अगर बी को ले रहे हैं सिर्फ तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब हम मिक्सचर में ए और बी को हाफ वॉल्यूम में मिक्स कर दिए तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस इस मिक्सचर का कितना होगा। तो जब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ आयंस हाफ हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पे पहले अगर x अमाउंट ऑफ आयंस था तो अब इस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ आयंस ऑफ a है, x/2 यानी कि हाफ हो गए। तो रेजिस्टेंस ऑफ a इन दिस सॉल्यूशन, a कितना कंट्रीब्यूट करेगा रेजिस्टेंस में, 200 ओम का कंट्रीब्यूशन करेगा। इसी तरह पहले b का 100 ओम रेजिस्टेंस था, अब हो गया है 200। तो रेजिस्टेंस ऑफ a यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 200 ओम का हो गया और रेजिस्टेंस ऑफ b का कंट्रीब्यूशन 200 ओम हो गया। दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में 1/200 प्लस 1/200 तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 100 ओम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पैरा टाइप है, ये मेंस में नहीं आता है, नीट और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। पैरा बेस्ड तो एडवांस में ही आता है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का लेवल है वो नीट और जी मेंस टाइप का ही है। तो चलिए इससे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंसेप्चुअल भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए और आते रहते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, E0 फॉर क्रोमियम Cr2O7 2-3+ गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्रोमियम का
यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ये +3 में जा रहा है। इसका मतलब ये ई नॉट रिडक्शन ऑफ क्रोमियम फ्रॉम +6 टू +3 दिया हुआ है 1.33 वोल्ट ई नॉट रिडक्शन दिया हुआ है क्रोमियम का। इसी तरह ई नॉट रिडक्शन ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है 1.36, ई नॉट रिडक्शन ऑफ मैग्नीज दिया हुआ है +7 से +2 1.51 और फिर से क्रोमियम का Cr3+ से Cr में रिडक्शन -0.74 दिया हुआ है। देखिए अगर हमारे पास ई नॉट रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू क्लोरीन माइनस अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है 1.36 है। इसका मतलब क्या है कि Cl2 की जो टेंडेंसी है, Cl2 की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस होने की। ई नॉट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन का मतलब होता है कि ये जो एटम है Cl2 जो है उसकी कितनी टेंडेंसी है Cl- में कन्वर्ट हो जाने की। Cl2 की जो टेंडेंसी कितनी है Cl- में कन्वर्ट होने जाने की, वो होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन क्या होती है, कितनी टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन है Cl- में चेंज हो जाने की, यानी खुद को रिड्यूस कर देने की। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये आसानी से रिड्यूस होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये खुद को आसानी से रिड्यूस नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब जिसके जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगी, यानी उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस करने की, दूसरे को रिड्यूस करने की नहीं, खुद को रिड्यूस करने की। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कौन सा जो है दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। अब आप जानते हैं कि ई नॉट रिडक्शन जो होता है नेगेटिव ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर लेने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मतलब उतनी ज़्यादा खुद को ऑक्सीडाइज कर लेने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे खुद को कितनी ज़्यादा रिड्यूस कर लेने की टेंडेंसी है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ दिए हुए अगर इनमें हम सब में माइनस लगाते तो ये हो जाएगा ई नॉट पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। तो जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी उतनी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो अगर हम सब में माइनस लगा ले तो देखिए ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1.33, 1.51, 1.36, ये तीनों जो है पॉजिटिव वैल्यू है, और तीनों में अगर हम माइनस लगा दें तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन ये पहले से नेगेटिव है, अगर इसमें हम एक और माइनस लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी दूसरे को खुद को ऑक्सीडाइज कर लेने की पोटेंशियलिटी किसमें सबसे ज़्यादा है? Cr3+ में है, नहीं Cr से Cr3+ में है। यानी कि क्रोमियम अगर Cr3+ में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम की जो पोटेंशियलिटी है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ में जाने की वो सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव में नेगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सब में नेगेटिव लगा देंगे तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जो है नेगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है खुद को ऑक्सीडाइज कर लेने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम। उसी तरह फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कौन इनमें से दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में ज़्यादा सक्षम है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा यानी खुद को रिड्यूस कर लेगा, यानी किसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कौन खुद को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए तड़प रहा है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, वो उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस कर लेने की। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? 1.33 इसका रिडक्शन, इसका 1.36, इसका 1.51। अब देख सकते हैं कि मैग्नीज जो है +7 में +2 जाने के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियलिटी शो कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीज का है, मैग्नीज का, यानी खुद को रिड्यूस करने की चाहत सबसे ज़्यादा किसकी है? Mn+7 MnO4- की है। MnO4- की चाहत खुद को रिड्यूस कर लेने Mn2+ में ज़्यादा है इन सबके कंपेरेटिवली, यानी खुद को रिड्यूस करना यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? MnO4-। मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी कि हमें रिड्यूस्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इनमें से आप देखें सबकी रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है? Cr3+ इसके रिड्यूस्ड फॉर्म है, Mn2+ रिड्यूस्ड फॉर्म है, Cl- रिड्यूस्ड फॉर्म है, और क्रोमियम जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो देखिए जो जितनी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर जाएगा इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल था। देखिए जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा इसका मतलब
वो उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, और जो स्पेसिस कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट कम करना चाहेगा, यानी उसकी पोटेंशियलिटी कम होगी। अब रेड्यूस्ड फॉर्म की बात की गई है, मतलब क्रोमियम जो है Cl- जो है Cr3+ जो है Mn2+ की जो है अपने बैक साइड कन्वर्जन की टेंडेंसी किसकी सबसे कम है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, यानी वो रिएक्शन कम से कम करना चाहता है, वो यानी कि वो नहीं चाहता कि हम रिएक्शन कर जाए क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी होगी। देखिए ये सारे तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा, सब में सबसे पहले तो नेगेटिव लगा देंगे, तो -1.33 -1.51 -1.36 और +0.74 हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी है, जिसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब वो सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी होगी, -1.51 होगा ना भाई, -1.51, यानी कि Mn2+ जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया Mn2+। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये था हमारा पार्ट A। ठीक है, इस लेक्चर का जेईई मेंस वाला जो लेक्चर है इसका ये पार्ट A है। अगले जो पार्ट B होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अब दे देते हैं आपको आपका होमवर्क, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फॉर 5/3 मिनट्स इफ करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 9.65 ampere and electricity efficiency is 50%, then find the mass of species at anode and cathode। मोलर मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट हमारे पास 267.5 गिवन है। तो आपके लिए हिंट में मैंने आप क्या क्या गिवन है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो सब मैंने लिख दिया। मोलर मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट गिवन है, करंट गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ करंट 50%, यानी कि जितना करंट ये दिया हुआ है इसका आधा ही इस्तेमाल आ रहा है। ठीक है, और टाइम जो है 5/3 मिनट्स यानी कि 100 सेकेंड यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में क्या है कि कॉपर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है और 5/3 मिनट्स के लिए, और कितने करंट को यूज़ करके 9.65, जिसकी एफिशिएंसी 50% ही है, यानी कि 9.65 का 50% ही जो करंट है वो इफेक्टिव करंट है, यानी वो वही काम आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ एनोड एंड कैथोड, तो सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है, सब कुछ आपको पता होगा, तभी ना बताएंगे कि उसमें से उसकी कितनी मास निकल रही है। तो सबसे पहला आपके लिए हिंट है कि आप कैथोड एनोड की रिएक्शन से लिख लें, और W = ZIT यानी कि फैराडेज फर्स्ट लॉ को आप अप्लाई कीजिए और आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हिंट था, आप इसे ट्राई करें, ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप मैं अगले लेक्चर में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस एंड नीट लेवल ही है, चाहे तो आप इसे एडवांस लेवल के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नेवर फॉर बोर्ड्स। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सेकंड लेक्चर।